हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं निशा सिंह एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है माई क्रूअल लव भाग 1। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी कहानी पसंद आएगी और प्लीज़ अब कहानी पूरा सुने और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए हम इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लंदन शहर, जहाँ एक आलीशान बंगला जिसके सामने एक बड़ा फाउंटेन था, चारों तरफ खूबसूरत और रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। अंदर की खूबसूरती मन भावक थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह बंगला हर सुख सुविधा से लैस था। यह बंगला किसी आम आदमी का नहीं था। रुद्र प्रताप सिंह, लंदन के वन ऑफ द रिचेस्ट बिजनेसमैन, यंग, डैशिंग, स्मार्ट और हैंडसम। कोई भी शब्द उसके लुक को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत ही कम था। वो किसी के सामने भी बहुत कम ही आता था। कहने को तो उसका रियल एस्टेट का बिजनेस था। होटल्स और रेस्टोरेंट्स के बहुत सारे चेन थे पूरे वर्ल्ड में, लेकिन दुनिया और मीडिया हमेशा उसके बारे में और जानने की उत्सुकता रखती थी। वह अपने आलीशान बंगले में स्टेयर के ऊपर जाते कॉर्नर के एक कमरे के अंदर वह फुली ब्लैक ड्रेस में बेड के साइड खड़ा था। उस बेडरूम में 2 नर्स और 4 डॉक्टर्स की टीम और बहुत सारे इक्विपमेंट्स थे। वह ब्लैक गॉगल्स पहन रखा था। वह काफी गुस्से में लेकिन खुद को कंट्रोल कर रखा था। डॉक्टर के चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी। बेड पर एक लड़की लेटी हुई थी जिसकी उम्र लगभग 20-22 की होगी, लेकिन वह होश में नहीं थी। उसके बॉडी के कुछ पार्ट्स पर मेडिकल इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। एक डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रुद्र, हम पर यकीन कीजिए, हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा और समय लगेगा, लेकिन हमें रिजल्ट बहुत जल्द मिलेगा। लेकिन कब? रुद्र ने गुस्से और भारी आवाज में पूछा। आप वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से जो चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए मैंने सारी फैसिलिटी दी। 1 साल हो गए, लेकिन पेशेंट का एक फिंगर तक नहीं हिला। कैसे डॉक्टर्स हो? क्या कहा? और समय लगेगा? और कितना समय लगेगा? रुद्र की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे घर में गूंज गई। घर के हेल्पर्स डर कर सहम गए। रुद्र की दादी गायत्री देवी बड़े से हॉल में सोफे पर बैठकर रामायण देख रही थी। रुद्र की गुस्से से भारी आवाज सुनकर वह अपना माथा पकड़ लेती है। अब तो गए डॉक्टर्स, उन्हें बचाने मुझे ही ऊपर जाना होगा। रुद्र बोला, मैं डॉक्टर्स की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैंने अब तक खुद को कंट्रोल करके रखा है, वरना मैं किसी को इतना समय नहीं देता। रुद्र का गुस्सा देख डॉक्टर्स और नर्स भी डर के सहम गए थे। वह कुछ कहते तभी दादी कमरे में आई और उन्हें रूम से बाहर जाने का इशारा करती है। उनके जाने के बाद वह रुद्र से बोली, रुद्र बेटा, उन पर गुस्सा करने से क्या फायदा है? वह तो कोशिश कर ही रहे हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है दादी, मेरे सामने अपने भगवान का नाम मत लिया कीजिए। आपके भगवान ने मुझे कुछ भले दिया हो या नहीं, लेकिन मुझसे बहुत कुछ छीना है। उसकी बात सुन गायत्री जी चुप हो गई। वह उसके दिल में छुपा उस दर्द को समझती थी जो रोज रुद्र को अंदर ही अंदर कठोर और सख्त बनाती थी। दादी उस बेड पर बेजान सी पड़ी उस लड़की को देखती और उनकी आंखों में नमी आ जाती है। अंकल कब तक आएंगे? इतनी बार कहा है उनसे, लेकिन सुनते कहाँ हैं? उनके मन को शांति तो इंडिया जाने से ही मिलता है। रुद्र ने दांत पीसते हुए दादी से पूछा। वह बोली, 2 या 3 में आ जाएगा बेटा। रुद्र कमरे से बाहर निकल जाने लगता है तो गायत्री जी पूछी, कहाँ जा रहे हो? मेरे साथ नाश्ता तो कर लो। आप नाश्ता कर लीजिए, मुझे ऑफिस जाना है। गायत्री जी इससे पहले कि कुछ और कहती, उससे पहले रुद्र घर से बाहर निकल जाता है, जहाँ उसका पर्सनल बॉडीगार्ड्स खड़े थे और कार में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी या यूँ कहे कि उसकी मिस्ट्रेस लीना थी। लीना अच्छी तरह से जानती थी कि रुद्र उससे प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ अपना फिजिकल नीड के लिए उसका इस्तेमाल करता है। लेकिन इससे लीना को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसे रुद्र का पावर चाहिए था और अपने करियर में ऊंचाई, जो उसे अच्छी खासी मिल रही थी। मिस लीना का रुद्र के घर के अंदर आना मना था। रुद्र अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रखता था। लीना पूछी, कार मैं ड्राइव करूं या तुम? तभी रुद्र के चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आई और बोला, इतनी बार कहा है
ऑफिस आवर में मैं तुम्हारा बॉस हूँ, तुम मेरी सेक्रेटरी हो, सो कॉल मी सर, डोंट फॉरगेट, अदरवाइज आई विल। ओके सर, आई एम सॉरी, लीना ने जल्दी से रिप्लाई किया। दोनों ऑफिस पहुंचते हैं, जहां लीना रुद्र को आज दिन भर का शेड्यूल बताती है। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आता है, लड़कियां अपनी जगह पहुंच गई है, जिसे देखकर रुद्र के चेहरे पर रहस्यमयी स्माइल आ जाता है। वह लीना से बोला, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज रात हम कहीं जा रहे हैं। लीना को अक्सर रुद्र के सरप्राइज से डर लगता था। वह डरते डरते पूछी, ऐसे कहाँ जा रहे हैं सर? क्यों पूछ रही हो? डर लग रहा है मेरे साथ आने में? वह ना में सिर हिलाई। दूसरी ओर गायत्री जी उदास होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पर अकेली बैठी थी। उनकी हर जरूरत का ख्याल रखने वाली घर की एक हेल्पर पूछी, क्या हुआ दादी, आज फिर आप उदास बैठी हैं? गायत्री जी बोली, जब भी इस डाइनिंग टेबल को देखती हूँ तो मन में उम्मीद जगती है कि एक ना एक दिन यह सारी कुर्सी भरी हुई होगी। कहने को तो पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन साथ में बैठने के लिए कोई नहीं है। वह उठकर उदास मन से बिना नाश्ता किए जाने लगती है तो अपने सामने हेमा जी को देख रुक जाती है। हेमा देवी रुद्र प्रताप सिंह की चाची है। उनकी खुद की कोई औलाद नहीं है, इसलिए वह रुद्र और उसके बड़े भाई को अपनी औलाद की तरह पाला पोसा है। आ गई बहू मंदिर से? गायत्री जी पूछी तो वह बोली, हाँ माँ, आज मंदिर में थोड़ी भीड़ थी, इसलिए आने में देर हो गई। लेकिन यह क्या, आप अभी तक नाश्ता नहीं की? चलिए बैठिए, बिना नाश्ता फिनिश किए नहीं उठना है। और तेरी बहू, वो कहाँ रह गई? वो भी तो गई थी तेरे साथ मंदिर। गायत्री जी थोड़ी मुंह बिगाड़ कर पूछी तो हेमा जी मुस्कुराते हुए बोली, आपको तो मालूम है न माँ, वो सीधे रुद्र के ऑफिस जाएगी, उसे प्रसाद देकर टीका लगाकर ही वापस घर आएगी। उसे मालूम था कि इस समय रुद्र घर पर नहीं मिलेगा। गायत्री जी बोली, हाँ मानती भी तो है घर में सबसे ज्यादा रुद्र को ही, रुद्र भी घर में सबसे ज्यादा उसे ही मान सम्मान देता है। वह कह दे तो उसके लिए पत्थर की लकीर जो हो जाती है, हम उसके आगे कुछ भी नहीं है। तभी रुद्र के ऑफिस के आगे एक कार रुकती है, जिसके अंदर से उसकी भाभी देविका उतरती है। सब उन्हें देख सर झुकाकर नमस्ते करते हैं। देविका सीधे रुद्र के केबिन में जाती है, जहां उसे देखकर मुस्कुराते हुए वह पैर छूता है। वह उसे चंदन का टीका लगाती है और प्रसाद देकर बोली, थोड़ी देर और घर में रुक जाते तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। रुद्र ने कहा, सॉरी भाभी, ऑफिस में बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, लेट नहीं हो सकता था, इसलिए आना पड़ा। ठीक है, लेकिन समय पर घर आ जाना। देविका ने कहा तो रुद्र बोला, आज मुझे कहीं और भी जाना है, आने में लेट हो जाएगा। वह बोली, ठीक है, अपना ख्याल रखना। देविका घर के लिए निकल जाती है। तभी रुद्र प्रसाद लीना को देता है तो वह पूछी, सर आप तो भगवान को नहीं मानते हैं, फिर यह टीका और प्रसाद? भाभी को मना करके उन्हें दुखी नहीं कर सकता हूँ, इसलिए उनकी खुशी के लिए यह करना पड़ता है। खैर तुम प्रसाद खाओ। देविका घर पहुँचती है तो हेमा जी पूछी, देखा ही अपने देवर को, क्या बोला? आज घर टाइम पर आएगा या रोज की तरह अपने आशियाने पर ही रात गुजारेगा? मालूम नहीं क्या होगा उस लड़के का, घर पर रहना ही नहीं चाहता है। देविका बोली, माँ दरअसल रुद्र और उसका भाई अपनी चाची को माँ ही पुकारते थे, क्योंकि वह उन्हें माँ की तरह ही प्यार करती थी। आप चिंता क्यों करती हैं? रुद्र कोई बच्चा तो नहीं है, वो अपना ख्याल रख सकता है, और फिर हम सब उसके नेचर से वाकिफ है। हेमा जी बोली, ठीक है बेटा, जाओ उसे भी चंदन का टीका लगा दो। यह सुनते ही देविका के चेहरे का भाव दर्द से भर गया। वह बोली, माँ प्लीज़ मुझे वो काम मत कहिए जो मैं नहीं करना चाहती हूँ, यह लीजिए। वह पूजा का थाल देते हुए बोली, आप लगा दीजिएगा, मुझे बहुत काम है, आरव को आज स्कूल लाने भी जाना है, आज उसके स्कूल का हाफ डे है। तो हेमा जी फिर बोली, ठीक है बेटा, अर्जुन का फ़ोन आया था, आज रात वो घर आ जाएगा। देखो बेटा, जानती हूँ तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश तो कर ही सकती हो ना। वह बिना कोई जवाब दिए अपनी भीगी पलकों के साथ किचन में चली गई। ऑफिस में काम करते करते रात के 8 बज चुके थे। ऑफिस लगभग खाली भी हो गया था। लीना भी अपना ऑफिस ड्रेस बदल शॉर्ट वन पीस में रुद्र के सामने आ गई। रुद्र ने उसे देखकर कहा, ब्यूटीफुल, आज बहुत ही अच्छी लग रही हो, चलो। दोनों कार में बैठते हैं और कार शहर के दूसरे छोर निकल जाती है, जहां कार एक बंगले के अंदर एंटर करती है, जिसकी दीवारें मोटी
और ब्लैक कलर की थी। यह रुद्र का प्राइवेट आशियाना था, जिसके बारे में बहुत कम और उसके करीबी ही जानते थे। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स तैनात थे। बंगला बाहर से कुछ खास नहीं था, लेकिन अंदर से बहुत ही सुंदर था। हल्की लाइटिंग की गई थी। पत्थर को तराश कर अंदर का लुक दिया गया था। सामने दीवार के अंदर से फाउंटेन बनी हुई थी और उसके सामने एक बड़ा सा डेस्क था, जहां बैठने के लिए किंग साइज चेयर लगी हुई थी। तुम कमरे में मेरा इंतजार करो, मैं आता हूँ। लीना कमरे में चली जाती है और रुद्र किसी को फोन करता है और कहता है, मैं पहुंच गया हूँ, पर तुम कहाँ हो? उधर से आवाज आई, बस तुम्हारे पीछे। लटकर देखा तो उसका जिगरी दोस्त रोहन था। काम हो गया? रुद्र ने पूछा। वह बोला, हाँ हो तो गया है, लेकिन अभी बस 10 लड़कियां थी और बहुत जल्द बाकी लड़कियां भी मिल जाएगी। और हाँ, यह रहा वो अमाउंट्स। ब्लैक कलर का सूटकेस था जो रोहन के हाथ में थी। वह रुद्र को देते हुए बोला, यह काम दिन प्रतिदिन रिस्की बनते जा रहा है। रुद्र ने कहा, डोंट वरी ब्रो, आई विल हैंडल इट। अब तुम घर जाओ, कल ऑफिस में मिलते हैं। रोहन उसे छेड़ते लफ्जों में बोला, जा रहा हूँ, तेरे ही मजे हैं, जा मजे कर अपनी लीना के साथ। रात के 10 बज रहे थे। घर में अर्जुन प्रताप सिंह को देख हेमा जी और गायत्री जी खुश हो जाते हैं। अर्जुन रुद्र का बड़ा भाई था। उसका खुद का ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस था, इसलिए वो अधिकतर समय बाहर टूर पर ही रहता था। वो झुककर अपनी चाची और दादी को प्रणाम करता है। पापा। आरव, जो अभी 8 साल का था, अपने पापा को देखकर खुश हो जाता है और उसके गले लग जाता है। अर्जुन उसे अपनी गोद में उठा लेता है। पापा, आई मिस यू लॉट। आप आ गए? अब आप और मैं खूब मस्ती करेंगे। वह तो सब ठीक है माय लिटिल चैम्प, लेकिन अभी तक आप जग रहे हैं। नॉट ए गुड हैबिट। कल स्कूल नहीं जाना क्या? अर्जुन आरव से पूछा। मेरे बुद्धू पापा, कल संडे है, सो नो स्कूल, ओनली फन। आरव खुश होकर बोला। तभी अर्जुन की नज़र देविका पर पड़ी, जो आरव को दूध पिलाने के लिए उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन उसे देख वह रुक गई थी। दोनों की खामोश नजरें एक दूसरे से टकरा गई। वह बोली, आरव बेटा, चलो दूध पी लो, फिर सोने चलते हैं। तभी गायत्री जी बोली, ना हालचाल पूछी, ना ही कुशल मंगल। अरे सफर से आया है, थक गया है, खाना ही पूछ लेती। लेकिन देविका बिना कोई जवाब दिए आरव का हाथ पकड़ बेडरूम में चली गई। दादी उस पर बिगड़ते हुए बोली, मालूम नहीं हमारे पोते से क्या दुश्मनी है इसे। तभी हेमा जी ने कहा, छोड़िए ना माँ। अर्जुन बेटा, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। अर्जुन फ्रेश हुआ और डिनर करके अपने रूम की ओर रुख किया, लेकिन उसका ना चाहते हुए कदम उस कॉर्नर रूम की ओर बढ़ गई। उसने उस रूम का दरवाज़ा खोला जहाँ 2 नर्स उस लड़की की देखरेख में बैठी थी। उसे देख वह खड़ी हो गई। अर्जुन उस लड़की को देखा और नर्स से पूछा, क्या प्रोग्रेस है? वह बोली, अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं सर। अर्जुन गहरी सांस लिया और वहाँ से निकल अपने कमरे में आया तो देविका सोने की एक्टिंग कर रही थी, लेकिन आरव सो चुका था। ऐसे आरव हमेशा अपनी दादी के साथ ही सोता था, लेकिन आज देविका उसे अपने रूम में सोने के लिए लेकर आई थी। बिना उन्हें डिस्टर्ब किए वह बेड से तकिया लेकर सोफे पर सो जाता है और देविका की आंखों के कोरे से आंसू निकल आए, जो उस वक्त उसके दिल की हाल बयान कर रहे थे। सुबह के 8 बज चुके थे। रुद्र के डेली रूटीन थी, चाहे वो कहीं भी रहे, लेकिन सुबह घर जरूर आता था। रुद्र आया तो अपने भाई अर्जुन को देखा, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। दोनों को एक दूसरे को देखकर कोई फर्क नहीं पड़ा। अर्जुन भी अपनी नजरें बचाकर चला गया और रुद्र अपनी भाभी को देखा, जो किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वह स्टेयर के ऊपर अपने कमरे में जाकर ऑफिस निकलने के लिए रेडी हो रहा था। तभी बाहर से उसे कुछ आवाज सुनाई दी। बाहर आकर देखा तो उसके अंकल विजय प्रताप सिंह थे। उन्हें अचानक देख वो नीचे आ गया और पूछा, आप तो 2 दिन बाद आने वाले थे, फिर अचानक? विजय जी बोले, हालचाल ही पूछ लेता। सीधे सवाल करने लगा, आओ पहले अपने चाचा के गले तो लगो, तुम दोनों भाई। दोनों उनके गले लग जाते हैं और वो फिर बोले, बेटा रुद्र, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वह और रुद्र कमरे में गए तो रुद्र पूछा, ऐसी कौन सी बात है जो आपको अकेले में ही करनी थी? वह थोड़े गंभीर होकर बोले, तू तो जानता है, घर में कुछ भी बोलने से पहले सोचना पड़ता है, खासकर उसके बारे में। वो बहुत जल्द ठीक हो सकती है। यह सुनते ही रुद्र की आंखों में चमक आ गई। तुमने सही सुना बेटा, जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकता है
वह आयुर्वेद से किया जा सकता है। मैं इंडिया टूर के दौरान उत्तराखंड गया। मैंने एक ऐसे शख्स से मुलाकात की जो मिरेकल था, जिनका इलाज करने का तरीका बहुत ही पुराना था लेकिन अद्भुत था। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव है। गांव के पास उनका विशाल आश्रम है। वहां उस आश्रम का करता धरता, लोगों का मुफ्त में इलाज करने वाला, जड़ी बूटी और प्राकृतिक वनस्पतियों से बड़े बीमारी को ठीक कर देने वाला वह एक महर्षि है। उनके पास उसका इलाज है। रुद्र अपनी भवें तान कर पूछा। वर्ल्ड के बेस्ट डॉक्टर से यहाँ हाईटेक इक्विपमेंट्स हैं उसके इलाज के लिए, और आप मुझे यह एडवाइस दे रहे हैं कि उसका इलाज एक वैद्य करेगा? क्या चाचा, या तो आप बेवकूफ़ हैं या मुझे समझ रहे हैं। वह मुस्कुराकर बोले, यही तो दुख की बात है रुद्र, कि हम अपने ही संस्कृति को छोटा और नकारा समझते हैं। तुम्हारा मेडिकल साइंस, हाईटेक इक्विपमेंट्स, हाई एजुकेटेड डॉक्टर्स अभी तक कुछ कर क्यों नहीं पाए? देख बेटा, तुमने सब कर लिया, एक बार मेरी भी बात मानकर देख लो, शायद कुछ हो जाए। इसमें बुराई क्या है आजमाने में? वह बोला, ठीक है, एक बार आपके विश्वास पर विश्वास करके देख लेता हूँ। जाइए और उस महर्षि जो भी है उसे यहाँ लेकर आइए। नहीं बेटा, वो अपना आश्रम छोड़कर यहाँ नहीं आएंगे, हमें ही वहाँ जाना होगा। विजय जी ने कहा तो रुद्र बोला, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं अंकल कि यह हो नहीं सकता है। उन्हें पैसों की लालच दीजिए, फिर देखिए कैसे वो यहाँ आते हैं। फिर भी ना माने तो अपना पावर का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आप मिस्टर रुद्र प्रताप सिंह के चाचा हैं। कैसे काम करना है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कहकर रुद्र अपने कमरे से निकल जाता है। उसके जाते विजय जी खुद से बोले, काश तुम समझ पाते कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसे पैसों से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपने तरीके से उन्हें मनाने की कोशिश करूँगा। उत्तराखंड एक छोटा सा गांव मलारी, जो प्रकृति की गोद में बसी है। चारों ओर की खूबसूरती इतनी मनमोहक कि हर साल आने वाले सैलानियों की संख्या बढ़ जाती है। सैलानियों यहाँ के मनमोहक दृश्य के साथ साथ उस आश्रम में भी जाते हैं जो गांव के समीप ही बसा था, जो महर्षि वृहंत का आश्रम है। वहाँ लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं और वह दूर करते हैं। मित्रा, पुत्री स्नान का वक्त हो गया है। महर्षि वृहंत अपनी पुत्री को आवाज देते हैं। मित्रा अंगड़ाई लेकर उठती है। उसके चेहरे पर सूरज की लालिमा पड़ती है, जिसे वो अपनी आंखें मूंद कर अपने पिता के पास जाकर उनका चरण स्पर्श करती है। वह उसे आशीर्वाद देते हैं तो वह अपनी आंखें खोल लेती है। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज थी, खूबसूरत इतनी कि चांद भी उसकी खूबसूरती देख एक पल के लिए शर्मा जाए। आंखें बड़ी और गहरी, बाल लंबे और घने इतने कि जब लहराए तो ऐसा लगे जैसे सागर की लहरें हो। उसकी मुस्कुराहट इतनी मन भावन, जैसे लगे कोई प्यारा सा बच्चा अपनी माँ को देख मुस्कुराता हो। पुत्री, हमने स्नान कर लिया है, हमारे ध्यान का वक्त हो रहा है। जाओ तुम भी स्नान कर लो, वरना भक्तों की आवाजाही शुरू हो जाएगी। जी बाबा, हम यूँ गए और यूँ आए, बस आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। कहते ही मित्रा गुसल खाने की ओर भागी। वह जल्दी से रेडी होकर बाहर आई और अपने बाबा के साथ ध्यान पर बैठ गई। कुछ समय उपरांत के बाद दोनों ध्यान से उठे और मित्रा रसोई घर में जाकर सात्विक भोजन बनाने लगी। पुत्री, कल हमने आपको कुछ जड़ी बूटी लाने को कहा था और उसकी औषधि तैयार करने को, महर्षि वृहंत जी पूछे। हाँ बाबा, पहले आप भोजन कीजिए, और आपने जैसा कहा था हमने सब कर दिया है, मित्रा ने जवाब दिया। प्रणाम गुरुजी। अंदर आते हुए उनका शिष्य प्रद्युम्न ने कहा, आओ प्रद्युम्न, आसन ग्रहण करो और हमारे साथ भोजन करो। पुत्री, प्रद्युम्न को भी भोजन परोसो। मित्रा प्रद्युम्न को भोजन परोसती है और वह चोर नज़र से उसे देखता है, लेकिन मित्रा अपने काम में व्यस्त रहती है। प्रद्युम्न अपने थैले से कुछ निकालकर महर्षि जी को देते हुए बोला, गुरुजी, हिमालय के आसपास से मुझे कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियाँ मिल गई, जिसे मैं लेकर आया हूँ। वह मित्रा को इशारा करते हैं तो वह उसके हाथ से जड़ी बूटी लेकर अंदर चली जाती है, जहाँ वह भिन्न भिन्न प्रकार की औषधि बनाती थी। भोजन करने के बाद महर्षि अपने आश्रम में आए भक्तों से मिलकर उनकी समस्या सुलझाते थे। सुबह से शाम हो जाती, लेकिन ना महर्षि वृहंत थकते और ना ही मित्रा। दोनों लोगों की सेवा पूरे मन से करते थे। प्रद्युम्न ने पूछा, गुरुजी, एक बात कहनी थी आपसे। बोलो, क्या कहना चाहते हो? महर्षि ने कहा, गुरुजी,
मैं मानता हूँ कि समाज सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ तो मूल्य लेना ही चाहिए इलाज करने के लिए। आखिर कब तक आप लोगों का मुफ्त में इलाज करते रहेंगे? ऐसे में आश्रम का तो ऋण भी नहीं चुका पाएंगे। उसकी बातें सुन महर्षि बृहंत शांत स्वभाव से बोले, इलाज करने का यदि मूल्य ही लिया तो फिर समाज सेवा कैसा? हम अपनी सेवा का कोई मूल्य नहीं ले सकते हैं। वक्त जो खुशी से दे दिए उनसे हमारा गृहस्थ चल जाता है। और रही बात आश्रम का ऋण चुकाने की, तो सब प्रभु पर छोड़ दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि कोई ना कोई उपाय जरूर निकल आएगा। विजय जी भी एक बार फिर इंडिया उत्तराखंड के लिए निकल चुके थे, लेकिन वह अभी भी यह सोचकर परेशान थे कैसे मनाएंगे महर्षि बृहंत को अपने साथ ले जाने के लिए। गांव के थोड़ी ही दूर पर लोकल मार्केट लगता था। मित्रा वहीं पर गई हुई थी। मित्रा, कहीं दूर से उसे आवाज आई। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई। आज मंगलवार था, इसलिए हाट में बहुत भीड़ थी। जिसे वह नजर नहीं आई जिसने उसे आवाज दिया था। अपने दिमाग का भ्रम समझ वह फिर से सामान लेने में व्यस्त हो गई। तभी उसे अपने कंधे पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। पलट कर देखी तो वो खुशी से चिल्ला पड़ी, तुम? वह उसकी कॉलेज की अच्छी फ्रेंड रम्या थी। मैंने कितनी बार तुझे आवाज दी, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? रम्या ने उससे शिकायत की। सॉरी, पहले तो गले लग जा। कैसी है तू? कॉलेज खत्म होने के बाद अब मिली है, कैसे आना हुआ यहाँ? मित्रा एक सांस में उसे सब कुछ पूछ डाला। रिलैक्स मित्रा, माय ब्यूटी, तुम्हारे हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने आश्रम तो ले चल। बहुत तेज भूख लगी है यार, यहाँ पर तो एक भी रेस्टोरेंट नहीं है। मित्रा उसे अपने आश्रम ले जाती है। उसके पिता भक्तों के इलाज में बिजी थे। रम्या उन्हें जाकर प्रणाम करती है और फिर मित्रा के साथ अंदर चली जाती है। वो अंदर का आश्रम देखकर बोली, वाओ, क्या आश्रम है यार, मानना पड़ेगा मित्रा, यू आर वेरी लकी। स्वर्ग में रहती है तू, वरना देख मुझे, मेरी किस्मत। दिल्ली की जानलेवा हवा में सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, फिर भी सारी दुनिया दिल्ली ही जाना चाहती है। मित्रा ने कहा, अब जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए खाना लगाते हैं। गर्म पानी मिल जाएगा ना? यहाँ बहुत ठंड है यार, हालत खराब हो जा रही है। रम्या मुंह सुकूर कर पूछी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें जो चाहिए यहाँ मिलेगा, लेकिन भोजन वो सात्विक ही मिलेगा, उसमें कोई फरमाइश नहीं चलेगी। मित्रा ने कहा, ओके बाबा, अब समझी तेरी खूबसूरती का राज। कहते हुए रम्या फ्रेश होने चली गई और मित्रा उसके लिए भोजन तैयार करने लगी। वहीं दूसरी ओर अर्जुन देविका से कहा, अब तक मुझसे यूं ही नाराज रहोगी? क्या हम बात करके अपनी उलझन सुलझा नहीं सकते हैं? देविका बिना उसे देखे बोली, उलझन सुलझाई जाती है, लेकिन गलतियाँ, उसे कैसे भुला दिया जाए? मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे खुद से नफरत हो जाती है। आपने जो भी किया अर्जुन, उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। उन दोनों के बीच की बातें रुद्र साफ साफ सुन रहा था। देविका बोलकर चली गई तो अर्जुन ने रुद्र को टोका, हमारी बातें सुन रहे थे या हमारे झगड़े देखकर तुम्हें मजे आ रहे थे? रुद्र ने कहा, जब इतना ही ख्याल था कि कोई तुम्हारी बातें या झगड़ा जो भी है तुम दोनों के बीच में देख ना ले या सुन ना ले, तो ऐसी बातें कमरे के अंदर करनी चाहिए थी। मेरी एडवाइस समझ कर रख लेना। अर्जुन गुस्से में बोला, अपने बड़े भाई से कैसे बात करनी चाहिए तुम्हें तो वो भी तमीज़ भूल चुके हो, लेकिन बड़े भाई का फर्ज होता है अपने छोटे भाई को तमीज़ सिखाना। रुद्र ने कहा, अच्छा चलो देख लेते हैं, जिस दिन तुम मेरी इज्जत के लायक बन जाओगे मुझसे जरूर मिलेगी। दोनों के बीच की गर्म बातें सुन हेमा जी उनके बीच में आ गई और बोली, बस करो तुम दोनों, भाई हो तुम दोनों, लेकिन रिश्ता दुश्मन जैसा बना रखे हो। कुछ तो ख्याल रखा करो, तुम दोनों के सिवा भी इस घर में और भी लोग हैं। रुद्र ने सख्त आवाज में कहा, इसलिए मैं यहाँ नहीं आना चाहता हूँ। कहकर वो अपने कार में बैठ अपने आशियाने के लिए निकल जाता है। रम्या जल्दी से फ्रेश होकर आती है और मित्रा उसे भोजन परोसती है। भोजन करने के बाद रम्या थोड़ा रिलैक्स करती है और दोनों सहेली कमरे में जाकर बात करने लगती है। मित्रा ने पूछा, अब बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? रम्या बोली, सोचा शादी से पहले एक एडवेंचर हो जाए, इसलिए पहाड़ों के बीच में एडवेंचर करने चली आई। क्या तुम्हारी शादी? सच में? कब है? मित्रा खुशी जाहिर करते हुए पूछी। नेक्स्ट मंथ, इसलिए इसी बहाने तुझे इनवाइट करने भी आई थी, आना पड़ेगा तुझे। मित्रा बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोली, तू तो जानती है ना यार, हम नहीं आ सकते हैं, बाबा हमें कहीं जाने ही नहीं देते हैं।
बहुत मुश्किल से तो कॉलेज की पढ़ाई पूरी किए हैं। रम्या ने कहा, जानती हूँ बाबा, इसलिए तुझसे शिकायत नहीं कर रही हूँ। तू नहीं आएगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अपने बारे में भी कुछ बता। तेरी वैद्य बनने की प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? मित्रा ने कहा, बस हो गया। हमारा कॉलेज में भी बहुत मजाक बनाते थे तुम और क्लास के सारे स्टूडेंट्स। खैर, जिंदगी आश्रम की लोगों की सेवा करने और बाबा की सेवा में ही गुजर रही है। हमारा तो बस एक ही सपना है कि हम अपने बाबा की तरह लोगों की सेवा कर सके, उनकी तरह बहुत बड़े वैद्य बन जाए। इसके सिवा भी कुछ और सोचा है अपने बारे में? कोई बॉयफ्रेंड बना? रम्या पूछती है तो मित्रा अपनी कान पकड़ बोली, तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही है रम्या? हमारी भी शादी फिक्स हो गई है। किससे? तेरी पसंद का लड़का है क्या? रम्या चहकते हुए पूछी। बाबा को पसंद है। बाबा को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। उद्मन नाम है उसका, बाबा का शिष्य है। अच्छा, तो तू बाबा की बच्ची ही बनकर रहेगी, जैसा बाबा कहेंगे वैसा करोगी। माना कि तुम्हें अपने बाबा की बात माननी चाहिए, लेकिन मित्रा, लेकिन शादी जैसे रिश्ते में पड़ने से पहले खुद का भी तो मन होना चाहिए। मित्रा ने कहा, यह सब हमने नहीं सोचा है। बाबा जो कहेंगे हमें वही करना है। तू नहीं जानती है रम्या, एक माँ के बिना बच्चे को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ को तो हमने कभी देखा नहीं, जब आंखें खोले बाबा ही नजर आए और उनका प्यार। बड़ी मुश्किल से उन्होंने हमें पाला पोसा, पढ़ाया और आज काबिल भी उन्हीं की वजह से बन रहे हैं। हम उन्हें ना कहकर तकलीफ नहीं पहुंचा सकते हैं, इसलिए बाबा जो कहेंगे हमें वही करना है। तभी रम्या ने कहा, चल, जब ऐसी बात है तो आज मैं तेरी किस्मत देखती हूँ। रम्या एक बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर थी। वह अपना टैरो कार्ड निकालती है। मित्रा ने कहा, यहाँ भी शुरू हो गई। देख, तुम्हें पता है ना, हमें किस्मत वगैरह पर भरोसा नहीं है। रम्या ने कहा, लेकिन एक बार तो करके देख, हो सकता है तेरी डेस्टिनी कुछ अलग और खास सोचा हो तेरे लिए। और जानती हो ना, मेरा प्रेडिक्शन आज तक गलत नहीं हुआ। तू अब चल, एक कार्ड निकाल, मैं तेरी किस्मत देखती हूँ। रम्या के कहने पर मित्रा ने एक कार्ड निकाला। रम्या उस कार्ड को देखकर थोड़ी गंभीर हो गई। मित्रा ने पूछा, क्या है हमारी किस्मत में? आगे कहानी कौन सा मोड़ लेगी? क्या होगा जब रुद्र और मित्रा एक दूसरे से टकराएंगे? हम जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।